आज हम पढ़ रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये साम्राज्य कौन सा था? रोम साम्राज्य। और ये कौन से 3 महाद्वीप थे जिनमें ये फैला हुआ था? यूरोप, पश्चिमी एशिया या हम एशिया भी बोल सकते हैं, और उत्तरी अफ्रीका। इन तीनों महाद्वीपों का बहुत बड़ा हिस्सा इस साम्राज्य में शामिल था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक शक्तियों ने इसको बनाया, इसको और बढ़ाया, उससे पहले ये किन समूहों में विभाजित था ये साम्राज्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ देखने लायक है, वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, यानी कि स्त्रियों की कानूनी दशा बहुत बढ़िया थी। वास्तविक दशा कितनी बढ़िया थी कितनी नहीं ये अलग बात है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत बढ़िया थी। आजकल भी इतनी बढ़िया नहीं है कुछ देशों में। वहाँ की एक और मुख्य विशेषता है दास श्रम, यानी कि दास व्यापार वहाँ पर होता था। दासों को रखना एक प्रचलन था, जिससे वहाँ की जनता का एक बहुत बड़ा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग दास बने हुए थे और ये अपनी मालिक की इच्छा के बिना या अपना कर्जा चुकाए बिना ये दासत्व से मुक्त नहीं हो सकते थे। 5वीं शताब्दी और उसके बाद में इसका जो पश्चिमी हिस्सा था वो तो इनका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था, बेकार हो गया, टूट गया था। लेकिन इसका जो पूर्वी हिस्सा था, किसकी बात करें हम? रोमन साम्राज्य की। 2 भाग थे, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग तो 5वीं शताब्दी के बाद छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग था ये काफ़ी बाद तक भी चलता रहा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इसके बारे में इतनी सारी चीज़ों का पता चल रहा है। अब स्रोत जो मुख्य हैं वो सामग्री होती है जिससे हम इसका पता लगाते हैं कि कैसे कैसे इस रोम साम्राज्य में क्या हुआ था, कौन से सम्राट थे, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं थी। पहली चीज़ है पाठ्य सामग्री, दूसरी चीज़ है प्रलेख या दस्तावेज, तीसरी चीज़ है भौतिक अवशेष। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पाठ्य स्रोत हैं, इनमें क्या है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास। समकालीन व्यक्ति का मतलब है जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे या जीवित थे। इन्हें वार्षिक वृत्तांत या वर्ष वृत्तांत या इंग्लिश में एनल्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये प्रति वर्ष लिखे जाते थे। तो इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। इसके अलावा लेटर्स हैं, पत्र, व्याख्यान, जो लेक्चर्स दिए जाते थे, या प्रवचन हो गए या कानून हो गए, ये हमें बहुत मिलते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से हम वहाँ के बारे में, वहाँ की जो दशाएं हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। दस्तावेजी स्रोत जो हमने सेकंड पढ़ा था, दस्तावेजी स्रोत हमारे क्या चीज़ होते हैं? मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख, जो कि पत्थरों वत्थरों पे हम उस वक्त देखते हैं कि खुदाई कर देते थे लोग, तो उनको अभिलेख बोलते हैं हम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपायरस, पेड़ के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ। ये पेपायरस एक पेड़ होता था जो कहाँ मिलता था? मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। तो इस पेड़ का नाम क्या है? पेपायरस। ये एक पानी का पौधा है जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे ये पाया जाता था। अच्छा, अब जो शिलालेख हो गए वो पत्थरों पर थे, शिलाओं पर लिखे जाते थे अभिलेख, वो नष्ट नहीं हुए। पत्थर पे अगर हम कोई भी आकृति बना देंगे खुदाई करके तो वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक वो सुरक्षित रहती है। जो इनकी भाषाएं हैं वो मुख्य रूप से यूनानी और लातिनी थी। पेपायरस के बारे में बताया, एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था, उसी से लेखन लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। और ये जो पेपायरस हैं ये किस लिए काम में आते थे? संविदा पत्र, एग्रीमेंट बनाने में, या कोई नोट लिखने में, संवाद पत्र, या कोई सरकारी ऑर्डर है, सरकारी दस्तावेज है, उसके लिए ये यूज़ होते थे। और जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं उनको बोला जाता है पेपायरोलॉजिस्ट, यानी पेपायरस शास्त्री। वो इन पेपायरस पर लिखे हुए चीज़ों को प्रकाशित करते हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, भौतिक अवशेष हमारे जो थर्ड चीज़ है स्रोतों में, उसमें क्या आती हैं? इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं आती हैं। मिट्टी के बर्तन, उस टाइम पे चले हुए सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यानी पत्थर में खोद कर उसमें कीमती पत्थर जड़ना, जैसे ताजमहल इत्यादि में हमने देखा हुआ है। और एक और स्रोत है हमारा संपूर्ण भूदृश्य, हवाई जहाज से जाकर वो पूरे एरिया का नक्शा तैयार कर लेना। अब हम इसकी थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। ये देखिए पेपायरस पत्र किस प्रकार से होते थे, वो आप फोटो देख लीजिए।
ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? चौथी 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। सॉरी, ईसा पूर्व में नहीं, 4 ईस्वी में। और 7वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 600 से लेकर 700 ईस्वी के बीच में। और पूर्वार्ध का मतलब पहला हाफ। और पूर्वार्ध में भी कहाँ पर है? 630 के दशक में। 630 के दशक का मतलब क्या होता है? 630 से 639 तक का समय 630 का दशक कहलाया जाएगा। इस वक्त जो यूरोप था, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व जो हमारा था एशिया का हिस्सा, ये दो मेन बड़े बड़े साम्राज्यों में विभक्त था। ये दो साम्राज्य कौन से थे? रोमन साम्राज्य और ईरान का। इनमें आपस में आमतौर पर लड़ाई होती रहती थी क्योंकि इनका एरिया लगभग सेम सा ही था। ये उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे और उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, ये अलग करती थी। कौन सी नदी बेटा? फरात। इन दोनों के बीच की लाइन। आगे हम देखते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में। अगर हम नीचे दिए हुए मानचित्र को देखते हैं तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये एक सागर आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये है भूमध्य सागर। इसे रोमन साम्राज्य का या रोम साम्राज्य का हृदय यानी कि दिल भी कहा गया है। ऊपर ये यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, इधर एशिया है, पश्चिमी एशिया। उसकी जो उत्तरी सीमाएं हैं रोमन साम्राज्य की, ये दो नदियां तय करती हैं, राइन नदी और डैन्यूब नदी। और दक्षिणी सीमा कौन तय करता है? सहारा मरुस्थल। ये इस पूरे एरिया पर रोम का ही शासन था, रोमन साम्राज्य ही यहाँ पर होता था। पश्चिम में स्पेन, इस साइड बेटा स्पेन है, यहाँ से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। इसको भूमध्य सागर कहते हैं। इस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय था, दिल था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम का भूमध्य सागर और उत्तरी तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित देशों पर प्रभुत्व था। इसकी बाउंड्री बेटा तुमने देख ही ली है। इस पूरे एरिया में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर, जो इसमें दिखाया नहीं हुआ, थोड़ा इस साइड है कैस्पियन सागर, पूर्व की दिशा में। उसके दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जो इलाका था, और कभी कभी अफगानिस्तान की लोकेशन आपको मालूम होगी। इंडिया के साइड में पश्चिम में पाकिस्तान है, उससे ऊपर अफगानिस्तान है, वहाँ तक भी ईरान अपना नियंत्रण रख लेता था। इन दो महान शक्तियाँ जो जिनका अभी हमने जिक्र किया, ईरानी शासन और रोम साम्राज्य, इन्होंने दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को उस वक्त आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग यानी चाइनीज ताचिन कहते थे, जिसका मतलब क्या होता है? पश्चिम। यहाँ तक हमने बेटा आज इस चैप्टर में लेक्चर में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे साम्राज्य का आरंभिक काल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।